इंटरेस्टिंग केस था जहाँ पर एक कस्टम अफसर he demanded sexual gratification from a lady who had come as part of a musical troupe. SHO थे जिनको पकड़ा उन्होंने ट्रैप में, CBI टीम ने उनको वहीं पर ट्रैप किया। उस सड़क पर वो नोट फेंक के जिससे पकड़े ना जाए। हाँ, he tried to speed off। जो सर्विस जजेस हैं वो एक डिसएडवांटेज में रहते हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं यंगेस्ट जजेस में माना जाता था। मुझे हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं 57 की एज हो गई थी। 70 साल के फादर को गला काट के उनका सिर मंदिर में जाके चढ़ाया। किसी ने उसको तांत्रिक के पास भेजा कि लाइफ में कुछ सुधार हो जाएगा। तो हमने बहुत देखा है फिल्मों में, जब भी जज डेथ सेंटेंस देते हैं तो वो पेन की निब तोड़ते हैं। क्या ये एक्चुअली आपने भी करा है या होता है ये? Yes, I have done that each of the 3 times that I have given. ये कोर्ट के पेन होते हैं सर या अपने? मेरा ये कहना है कि अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन पर जरूर ध्यान दें। कमांड ओवर लैंग्वेज। हेलो एवरीवन। जिनकी मेहनत, हिम्मत और इरादे बेमिसाल होते हैं, ऐसे शख्स एक मिसाल होते हैं। और ऐसे ही मिसाल आज हमारे सामने विराजमान हैं जस्टिस R.K. गौबा, फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। सर ने अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से करी, आर्मी बैकग्राउंड से हैं। इनके फादर आर्मी में थे तो इनका ट्रांसफ़र होता रहा, अलग अलग जगह गए। आर्मी का एग्ज़ाम पास किया, फिर सिविल जज का एग्ज़ाम जबलपुर MP से पास किया, और तीसरी बार फिर से सिविल जज का एग्ज़ाम दिल्ली से पास किया। ये एक सर्विस जज रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, फाइनली हाई कोर्ट जज के शिखर तक पहुँचे। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। आज आपसे काफ़ी सारे सवाल हमें करने हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि आपने इतने एग्ज़ाम पास करे, तो एग्ज़ाम पास करने, बिकॉज हमारे काफ़ी ऑडियंस आर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो इतने एग्ज़ाम पास करने में सर कुछ तो कठिनाई आपको भी महसूस होती होगी, बिकॉज आपने शायद एक ही बार में सारे एग्ज़ाम निकाले अपने, और लोगों से एक सिविल जज का एग्ज़ाम नहीं निकलता, आपने 2 बार निकाला। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, कोई भी आसान नहीं होती है। जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, मेरे करियर की शुरुआत की, तब कंपटीशन उतना नहीं रहता था। आई विल जस्ट से आई वाज प्लेन लकी कि मैं हर एग्ज़ाम को पास कर पाया और मेरा करियर जुडिशरी में बना इवेंचुअली। तो सर जुडिशरी में करियर बनाने की कोई खास वजह, इंक्लिनेशन लॉ की तरफ? जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, मेरे फादर फौज में थे जी। उन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया 1942 से 1980 तक। लाइक एनी सोल्जर, उनकी भी इच्छा थी कि उनका एक बेटा फौज में जाए। मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज IMA का क्लियर किया था एग्ज़ाम, दैट वाज 1976। 77 में SSB बैंगलोर से मैं सेलेक्ट भी हो गया, बट तब तक ये नहीं सोचा कि इसमें भी अड़चन आ सकती है, उस तरफ ध्यान नहीं गया। मेरा हाइट उनके पैरामीटर से हाफ एन इंच शॉर्ट थी। हाफ एन इंच। So they rejected me medically. That was the day जिस दिन 1977 जनता पार्टी गवर्नमेंट ओथ ले रही थी राजघाट पे, और मैं मायूस होके बैंगलोर से लौट रहा। I can't forget that day. It was a disappointment. लेकिन मेरे फादर मिलिट्री लॉ के एक्सपर्ट रहे हैं अपनी सर्विस के दौरान। तो उनका एक किताब होती थी, दे कॉल इट MIML, मैनुअल ऑफ इंडियन मिलिट्री लॉ, उनकी डेस्क पे मैं हमेशा देखता था एंड आउट ऑफ क्यूरोसिटी पढ़ता भी था। एंड फादर ने मुझे उसमें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग थे, फॉर एग्जांपल सिविल क्राइम्स एंड आर्म फोर्सेस के लिए कुछ अलग से क्राइम्स हैं, वो चैप्टर मुझे थमा देते थे। अच्छा, एज अ पैसिव वे कि इसको पढ़ो। हाँ, पढ़ो। एंड इट डेवलप्ड एन इंटरेस्ट एंड आई जॉइंड लॉ and then rest is। So sir, इसमें तो मैं कहूँगा कि ये भारत की अच्छी किस्मत थी कि आप एक तरह से अल्टीमेटली यू आर सर्विंग द नेशन, चाहे वो आर्मी में रह के करते, चाहे आपने जज बन के किया, और इतने लंबे असर तक जज रहे। Absolutely, you are right। मैं 41 years तक जुडिशरी में रहा हूँ, so बहुत it's a matter of satisfaction for me। तो सर, ये
आप वैसे पढ़ाई में कितने ज़्यादा सीरियस थे या I was a committed student, और वर यू अ टॉपर? yes, अच्छा, I'll not proclaim it from rooftops, but yes, I was amongst the toppers. ठीक है, लगन मेहनत, वो जो आर्मी का माहौल है वो अपने आप में एक डिसिप्लिन पैदा करता है। पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका टोटल लगन उसी पे चाहिए, एंड पेरेंट्स ने भी बहुत इस चीज़ पर फोकस रखा। उसी अनुशासन में हम पले बढ़े। ये And बहुत अच्छी बात पढ़ाई है में सर। कभी डिसिप्लिन चाहे आर्मी में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने डिसिप्लिन से जज बने। मैं इतने जितने भी जजेस से अभी तक मिला हूँ, दे आर ऑल बीन लॉयर टर्न्ड जजेस, मतलब वकील रहे हैं और उसके बाद उनका एलिवेशन हुआ है। आप हैं जो एक सर्विस जज रहे हैं, तो क्या फ़र्क है इनमें? और आपके हिसाब से व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस जो आपने महसूस किया हो या लगता है ऐसा कि कुछ डिफरेंस है? देखिए, सर्विस जजेस और जो बार से जजेस आते हैं, हाई कोर्ट लेवल की बात कर रहे हाँ हैं, जी। दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस लेके उस सीट तक पहुंचते हैं। प्रैक्टिस एट बार भी इम्पोर्टेंट है, एक अलग एक्सपीरियंस है, और जुडिशियल एक्सपीरियंस एक अलग आपको स्ट्रेंथ देता है। अपना अपना रास्ता आप चुनते हैं। मैंने एनरोल नहीं करा जज बनने से पहले। मेरा एनरोलमेंट एट बार इज जब मैं हाई कोर्ट से रिटायर हो गया उसके बाद। बट मुझे कभी इस चीज़ का डिफ़िकल्टी, इस कारण मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आई। जो कुछ मैं एट बार सीख सकता था वही मुझे अच्छे गुरु मिले जुडिशरी में आने के बाद, उनसे सीखा, बार ने सिखाया। वो एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सर्विस जजेस हैं वो एक डिसएडवांटेज में रहते हैं। अच्छा। लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं यंगेस्ट जजेस में माना जाता था एट द टाइम ऑफ एंट्री। मुझे हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं 57 की एज हो गई थी मेरी। जबकि जो बार से जजेस आते हैं दे कम फेयरली एट यंगर एज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दोनों सोर्सेज से आप जजेस लेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल डिवीज़न हो गया है कि 1/3 जो अपॉइंटमेंट्स हैं हाई कोर्ट लेवल पर वो सर्विस जजेस से हैं और 2/3 बार से हैं। ये संविधान में कहीं नहीं है। ये रूल 67% इज बाहर से ले रहे हैं। दैट्स राइट। और सिर्फ 33% ही सर्विस जजेस। दैट्स राइट। कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी है। ये मैं पार्शियलिटी वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बट एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, उनकी पेंशन से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट में रिट गई थी जिसमें ये इशू नहीं था कि कितना कोटा सर्विस जजेस के लिए होना चाहिए, कितना बार जजेस के लिए होना चाहिए। बट उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़े कह दिया कि 1/3 सर्विस से आने चाहिए। वही नॉर्म बन गया है जिसके पीछे मुझे कोई रेशनल नज़र नहीं आता है। I believe service judges deserve a better deal. ये even distribution होना चाहिए। आप उस एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं by dividing this into 1/3, 2/3. That's my view. But it can be a part of debate. तो सर, आप जैसे इतने सारे आपने ट्रायल्स देखे हैं, इतने सारे आपने मुकदमे करे हैं जिनका आप फैसला दिया है, कभी कोई ऐसा लगा आपको कि पब्लिक प्रेशर की वजह से कोई ट्रायल में दिक्कत आ रही है या वो ज़्यादा खिंच गया? आज जो मैं देख रहा हूँ और उससे मुझे बड़ी निराशा होती है, डिलेज बहुत ज़्यादा हो रही हैं ट्रायल के कंक्लूजन में। आज भी आप देखें तो रूटीन की न्यूज़ आपको हेडलाइंस नज़र आएंगी। इतने साल बाद उसको निर्दोषी पाया गया, उसको कौन कंपेंसेट करेगा? डिले के कारण है कि हम जितने कोर्ट्स बनने चाहिए थे वो नहीं बना पाए, जितनी स्ट्रेंथ जुडिशरी की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। बट देन यही एक कारण हम नहीं कह सकते फॉर स्लो पेस। कुछ सिस्टम में भी कमियां हैं जहां पर कुछ केसेस जो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, दे कंज्यूम मोर टाइम ऑफ द कोर्ट। आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एक्चुअल फाइनल केसेस हियरिंग में आने चाहिए अपीलें, वो नहीं ली जा पा रही हैं। उसके पीछे भी कारण है
क्योंकि आप इंटरिम इश्यूज में आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। बेल पर हियरिंग लेंदी होती हैं रादर देन ऑन द मेन अपील। स्टे पर ज़्यादा फोकस है रादर देन ऑन द मेन मैटर। तो कहीं ना कहीं हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है, हियरिंग में कितना टाइम आप इंटरिम स्टेजेस पर डिवोट करें और कितना आप मेन डिसीजन मेकिंग पर करें। सो क्योंकि जो इंटरिम बेनिफिट्स मिलते हैं, ये बेल इज द रूल वाला जो है, उसके चलते थोड़ा सा डिले ज़्यादा होती है, ऐसा आपको लगता है? नो, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड। बेल इम्पॉर्टेंट है। ट्रायल स्टार्ट हुई लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में अरेस्ट होके मुलजिम आया, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। दैट इज ए सैल्यूटरी प्रिंसिपल, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑफ लिबर्टी। बट देन बेल पे डिसीजन शुड नॉट टेक लॉन्ग टाइम, इट शुड बी ए क्विक डिसीजन, एंड देन वंस टेकन इट शुड बी रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द ट्रायल, राइट। अनलेस ट्रायल बहुत प्रोलॉन्ग हो रही है। Repetitive applications we entertain, at different layers we entertain, वहाँ पर भी आप इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं rather than जो आपके पास मेन ट्रायल है उनकी डिसीजन मेकिंग पे। दैट इज वेयर आई एम ओनली टॉकिंग हाउ डू यू अपोर्शन द जुडिशियल टाइम जो लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक बात। और उसमें भी जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं दे कंज्यूम मोर टाइम, विच इज अगेन वेयर जेल में जो सफर कर रहे हैं इनकार्सरेशन प्रोलॉन्ग्ड, वो आपको तब का वो मिलेगा जो लोअर स्ट्राटा का है, बिकॉज उनके लिए अदालत के पास समय उतना नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम उधर हो गया टाइम आपका जो लाइमलाइट में है, लाइमलाइट के केसेस है। सर, इसी से एक मिलता जुलता ही एक सवाल आता है दिमाग में कि लोग जैसे करप्शन आज इंडिया में इतना फैला हुआ है और आप शायद एंटी करप्शन कोर्ट्स में भी थे, तो एनीथिंग जो आपके हिसाब से कोई बड़ी चीज थी उस वक्त, या आपने कुछ डील करा हो या देखा हो? एंटी करप्शन कोर्ट्स में रूटीन में तो वही ब्राइब डिमांड एंड एक्सेप्टेंस वाले केसेस आते हैं। अच्छा। बट यस, आई हैव डेल्ट विद केसेस जो सीरियस लेवल्स के भी थे, जो नेशनल लेवल पे काफ़ी इश्यूज वही एविडेंस की अप्रिसिएशन पे डिपेंड करते हैं। बट इफ आई वर टू रिकॉल पर्टिकुलर केस लाइक SHO थे जिनको पकड़ा उन्होंने ट्रैप में। अच्छा। एंड देन सड़क पर उन्होंने रॉन्डवू फिक्स किया हुआ था एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब का, CBI टीम ने उनको वहीं पर ट्रैप किया, उस सड़क पर वो नोट फेंक के। अच्छा। जिससे पकड़े ना जाए। हाँ, ही ट्राइड टू स्पीड ऑफ। अरेस्ट हुए, वहाँ पर वो कॉम्प्लिकेट हो गया था केस, बिकॉज वो नोट तो हवा में उड़े और 10 जगह फैले, वहाँ से पिकअप किए गए। फिर वो नोट CBI के मालखाने से गायब भी हुए। अच्छा। बट फॉर्चुनेटली सेकेंडरी एविडेंस भी था, तो वो केस भी कन्विक्शन में हुआ, अल्टीमेटली कंक्लूड। SHO को जो भी रिश्वत ले रहा था उनको सजा हुई। अच्छा। और ये आप ही के द्वारा? हाँ, मेरे कोर्ट में था। फिर एक इंटरेस्टिंग केस था जहाँ पर एक कस्टम्स अफसर he demanded sexual gratification from a lady who had come as part of a musical troupe from foreign visit से आए थे। तो कुछ फॉरेनर थे, इंडियन नहीं थे? नहीं, इंडियंस थे। उनके पास कुछ वो कॉन्ट्राबैंड था जो अनडिक्लेयर्ड सामान पकड़ा गया था, तो उस लिहाज से उनका इन्वॉल्वमेंट थी, कॉम्प्लिसिटी थी। बट देन कस्टम्स अफसर हिमसेल्फ वांटेड समथिंग इन रिटर्न फॉर फेवरिंग देम। So question था कि will it be treated as a bribe? बिल्कुल ठीक बात। So I decided in affirmation, yes, it's also a gratification which is illegal. So बिल्कुल ठीक बात। That's how the law describes it. कस्टम ऑफिसर अगर किसी को छोड़ने के लिए रिश्वत पैसे में ले
या जैसे आपने बोला सेक्सुअल फेवर्स ले, हम्म, बेसिकली वो ब्राइब ही है और वो वो यहाँ भी पे डिसीजन दिया। सर कोई ऐसा केस हुआ जहाँ पे आपको लगा हो कि यस दिस हैज मेड माय डे, आज मेरे को बड़ी शांति है कि मैं जज बना और इसने मेरे को बहुत तसल्ली दी, बड़ी खुशी दी कि मेरे को जज बना? there'll be many, but if I were to recall it, one or two cases. एक यंग आर्मी अफसर हिमालयन कार रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जोंगा जीप उनकी खड्ड में गिरी थी, पैराप्लेजिक हुए। उनका कंपेंसेशन का पहले एक सिविल सूट आया, वो सिविल सूट डिसमिस हुआ हाई कोर्ट से। फिर उन्होंने रिट फाइल करी, रिट डिसमिस हुई। फिर वो फाइनली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में गए। उनको वहां पर एक बड़ा पेटी सा अमाउंट अवार्ड हुआ था। दैट अफसर वाज जस्ट ऑन द इन द इनिशियल पीरियड ऑफ हिज आर्मी सर्विस। हाई कोर्ट में मैं एमएससीटी अपील रोस्टर में था। वो अपील मेरे सामने आई, मैं उसमें काफी इजाफा कर पाया उनको कंपेंसेशन में अंडर वेरियस हेड्स। हिज फादर वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट जिस दिन मैंने ये फैसला डिक्टेट किया। ही ब्रोक डाउन एंड ही सेड, आज वो बच्चा रिटायर होता पूरी सर्विस करके। इतने साल वो इसके लिए तरसता रहा है कि मुझे आर्मी ने क्या दिया या सिस्टम ने क्या दिया। आई फेल्ट सम सेटिस्फेक्शन कि मैं उस बच्चे के लिए, उस यंग अफसर के लिए कुछ कर पाया। कहीं ना कहीं और हमारे देश को भी आर्मी वालों के लिए सोचना जरूरी उसके है। लिए वो पार्टिसिपेशन ड्यूटी था। बिल्कुल ठीक बात। बट वो इल एडवाइज्ड कह लें या मिसगाइडेड अप्रोच फॉर सीकिंग जस्टिस, उसमें उसकी लंबा यात्रा रही, लंबी एक दौड़ रही। दूसरा एक केस था जहां पर एक अगेन फौजी, दिल्ली कैंट का केस था। उसको उस पे इल्जाम लगा कि उसने अपनी बेटी का रेप किया रिपीटेडली। स्टोरी ये थी कि वो बच्ची उसके थर्ड चाइल्ड थी, थोड़ा सा स्लो विटेड थी, लो आईक्यू। उसको वो सिलाई वगैरह सिखाने के लिए भेजते थे। इस व्यक्ति ने एक एफआईआर लिखाई क्योंकि वो लड़की घर से गायब हो गई। एंड एक लड़का जो उसका पीछा करता था जब वो सिलाई सीखने जाती थी, उसके साथ उसको देखा गया था लास्ट टाइम जब वो गायब हुई है। उसने एफआईआर लिखाई थी कि लड़का मेरी लड़की को शायद अगवा करके ले गया है, बहला फुसला के। वो करीब 1 महीने बाद वो बच्ची को कुछ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाले लेके आए थाने में। एंड वहां पर ये रिपोर्ट हुआ कि शी वाज प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड। एंड एफआईआर लिखाई गई कि ये फादर ने रेप किया। ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दी, फादर को। अब जब मेरे सामने अपील आई इस केस में, तब तक वो आदमी की डेथ हो चुकी थी जेल में। उसकी वाइफ ने वो अपील प्रोसिक्यूट की, जबकि अबेट हो चुका था केस। वी कुड हैव क्लोज द फाइल, बट व्हेन आई आस्क्ड द लेडी कि आपके हस्बैंड की तो डेथ हो गई है, अब इस अपील को चलाने का कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज जो हो गया। शी सेड, नहीं, मुझे अपने हस्बैंड का नाम क्लियर करना है, तो आप इस पे फैसला दें। वो केस जब मैंने स्टडी किया, उसका फर्स्ट डे से ये रिक्वेस्ट था कि मैं ऑफर कर रहा हूँ, मेरा डीएनए तो मिलेगा। दैट गर्ल हैड डिलीवर्ड ए चाइल्ड इवेंचुअली। इस बच्चे के साथ मेरा डीएनए तो मिलेगा बिकॉज ये मेरी बेटी का बेटा है, लेकिन उस लड़के से भी मिला लीजिए आप एक बार। उसका ये रिक्वेस्ट से फाइल में पीछे दबी रह गई। कोई जो उनके डिफेंस काउंसिल थे, उन्होंने कोई इस पे फर्दर प्रोसिक्यूट नहीं की रिक्वेस्ट। उस बच्ची के ब्रदर का बयान, उसकी सिस्टर का बयान, उसकी मदर का बयान, तीनों उसके हक में थे, उस इंसान के कि ये कहानी बनाई गई है just to create some controversy under some influence. I gave him benefit of doubt. I acquitted him post death. I again had full satisfaction कि I did what was actually required even during trial. This case was not a case for conviction. तो एक पिता को
बिना गुनहगार हुए भी जेल में रहना पड़ा और वहीं उनकी मृत्यु हुई, लेकिन फिर आपने उनका कम से कम नाम क्लियर कर दिया, तो सही में सर बहुत बड़ी बात है। कभी कुछ ऐसा लगा हो आपके इतने लंबे, क्योंकि आप इतने लंबे अरसे तक जज रहे हैं, जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया? एनी केस जिसमें आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया हो? बहुत शुरू की बात है। मैं आई एम टॉकिंग ऑफ, आई रिमेम्बर 1991, मैं वेकेशन ड्यूटी पर था। एक बहुत पेटी केस आया था, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। वो एक विलेज, दिल्ली का जो रूरल पॉकेट से 4 लड़के यंग 18-19 साल की उम्र के, वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में 31 दिसंबर को अरेस्ट होके पेश हुए कोर्ट में। जनरली इन केसेस में साथ के साथ समरी ट्रायल हो जाती है, चालान भी आ जाता है और उनसे पूछ लिया जाता है, एंड इसमें कोई सब्सटेंटिव सेंटेंस कोई भी कोर्ट जनरली नहीं देता है। उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं होना था, बिकॉज वो जो उनका स्टेक मनी थी वो भी 2 रुपए थे, हर एक के हाथ में कोई 1 रुपया इस लेवल की वो गैम्बलिंग सो कॉल्ड कर रहे थे पब्लिक प्लेस पर। तो वो जैसे ही पेश हुए, मैंने पूछा उनसे कि क्या कहते हैं आप, आपके खिलाफ ये इल्जाम है। तो 3 ने तो कहा हम गलती मानते हैं, चौथे लड़के ने सिर झुका लिया। एंड मेरी कॉन्शियस नहीं मानी कि मैं उसी दिन डिसाइड कर दूं, बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये लड़का क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने उनको बेल पे रिलीज कर दिया एंड उनको 2 जनवरी को जब कोर्ट खुलनी थी उस दिन बुलाया। उस दिन वो 3 आए जो गलती मानना चाह रहे थे, वो चौथा नहीं आया। उसमें मैंने नोटिस इशू करा, उस पर रिपोर्ट आई, उसने 31 दिसंबर की रात फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। इट शुक मी। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि क्या कारण रहा। क्या वो इतना गिल्ट से भरा हुआ था कि माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा, गलती हो गई, या उस पे इल्जाम गलत था, बेगुनाह था, उसको सिस्टम पे रोष था, समाज पे रोष था। मुझे यही एक लेसन मिला कि आप खाली फेस वैल्यू पे नहीं चल सकते, आप खाली जो फैक्ट्स आपके सामने कहे गए हैं खाली उन पे नहीं चल सकते। कहानी इसके पीछे कुछ और भी हो सकती है, आपको वो ढूंढनी है। इट वॉज ए लेसन फॉर मी। और ये बहुत स्टार्टिंग दौर की बात है, वेरी अर्ली इन माई करियर। सर आप क्योंकि अगेन इतने लंबे समय तक जज रहे हैं, एज पर यू हमारे जस्टिस सिस्टम का फेल होने में क्या कारण है? जो हमारा सबसे बड़ा फेलियर है जस्टिस सिस्टम का, या फेलियर हो जाता है कभी, तो क्या कारण हो? फेलियर नहीं है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। इट्स ए वेरी फाइन ट्यून्ड प्रोसीजर। आप प्रोसीजर से जब आप डिपार्चर करना शुरू करते हैं तब आप फेल होते हैं। प्रोसीजर के अगर आप स्टिकलर रहें, प्रोसीजर को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो आई एम श्योर हर एक केस प्रॉपर स्पीड से चलेगा और रीजनेबल टाइम में वो कंक्लूड किया जा सकता है। आज हम क्रिमिनल केसेस में भी कुछ हैं क्रिमिनल केसेस जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मीडिएशन पॉसिबिलिटी है टू रिजॉल्व द केस, द डिस्प्यूट। फॉर एग्जांपल चीटिंग है, 1-2 इंडिविजुअल हैं, एक ने चीटिंग करी, दूसरे को नुकसान हुआ, उनका आपस में समझौता अगर हो रहा है, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई डोंट माइंड दैट। बट हमने ये चेक बाउंसिंग केसेस हैं, आप बेशक मीडिएशन में उनको भेजें, बट हम मीडिएशन और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इतना अप्लाई कर बैठे क्रिमिनल जस्टिस में, दिस इज माय पर्सनल व्यू जी, जो जायज़ नहीं था। आज केसेस सब्सटेंशियली इनिशियल स्टेजेस पे ही रुक रहे हैं, क्योंकि आप मेजरली केसेस में मुल्जिम जिसको नज़र आ रहा है कि अगर केस चला तो सज़ा हो जाएगी, वो उसको डिले करने के ऑब्जेक्टिव से ही ऑफर्स मीडिएशन में भेज दीजिए आप। अच्छा, बैंक फ्रॉड केसेस हैं, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, आप उसमें मीडिएशन किस बेसिस पे भेजेंगे और कौन विक्टिम है वहाँ पर? पब्लिक एट लार्ज है, बैंक है, या इंडिविजुअल है? हु विल डू द प्ली बार्गेनिंग इन दैट केस? दोज आर माय कंसर्न। क्रिमिनल कोर्ट को रिकवरी कोर्ट नहीं बनना चाहिए, जो सब्सटेंशियली आज मीडिएशन के नाम पे हमने कन्वर्ट कर दी है। आई बिलीव उनको वही काम करने दें जो उनका, जिनके लिए वो बने हैं। अगर गिल्ट प्रूव होगा, सजा भुगतनी जरूरी है।
अदरवाइज आप अंडरमाइन कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड अगर आप सीरियस क्राइम की बात करें तो कुछ ना कुछ आपको न सिर्फ नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, बट ऑल्सो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ आपको एक स्ट्रिक्टली अप्लाई करना पड़ेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, बट डज नॉट मीन एट द कन्वीनियंस ऑफ द accused or the defense counsel. Cross examination also has to be at the convenience of the victim or the witness. सर मैं हमेशा कहता हूँ सबसे कि ग्रोथ की जो परिभाषा है और वो है MRP, मनी, रेस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड। आपके लिए इनमें से पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? देखिए, जुडिशरी अभी भी इंडिया में लोग ट्रस्ट करते हैं, एक कॉन्फिडेंस है। उस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के कारण आपकी रिस्पेक्ट है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की। बीइंग हैविंग बीन पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, respect is important and is always given. You are well taken care of as far as remuneration is concerned. Our judges are paid well and they are taken care of. Their needs are well taken care of. भी ठीक से वो भी decent packages हैं and nobody can grudge that. It's a very nice. They are nice service conditions. Okay. सेटिस्फेक्शन तो आपको वर्क से आनी है। आपने वो रास्ता अपने लिए खुद चुना है। प्रोविडेंस ब्रॉट यू देयर, बट यू आल्सो चोज टू बी देयर। यू आर राइट। सो सेटिस्फेक्शन आपको अपने काम से मिलनी है, जो पर्सनली स्पीकिंग मैं कहूँगा मुझे पूरी मिली। आई एंजॉयड द वर्क एंड आई हैड फुल सेटिस्फेक्शन। सर ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि आपके कैरियर में आपने शायद 3 बार डेथ सेंटेंस भी अवॉर्ड करे हैं और एक बार शायद आपने ओवरटर्न भी करा था एज अ दिल्ली हाई कोर्ट जज। बट जब 3 बार आप ये कर रहे थे तो डू यू बिलीव इन, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है लोगों के दिमाग में कि डेथ सेंटेंस होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए या एबॉलिश कर देना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इज वन अमंग्स द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। दैट इज ट्रू। हम एक एडजुडिकेटरी बॉडी है। हमारा काम लॉ एज गिवन टू अस बाय द लेजिस्लेचर उसको एनफोर्स करना। डेथ सेंटेंस इज पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी स्कीम जिसको हमने अडॉप्ट किया है। बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी स्कीम, मेरी नज़र में वो पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है। जजेस पॉलिसी नहीं बनाया करते हैं। सर लेकिन कुछ जजेस कहते हैं कि व्हाई शुड आई टेक अवे समथिंग जो हम दे नहीं सकते, हमको ले भी क्यों? एज ए जज अगर मैं बैठा हूँ, मुझे उस पब्लिक पॉलिसी को एनफोर्स करना है। उसके लिए मैं ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये लाइफ लेस थी, ये लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर मर्डर के केस ले लें जिनमें जनरली डेथ सेंटेंस का सवाल आता है, जी हाँ, एंटी टेररिज्म केसेस तो रेयर हैं और उसके लिए एविडेंस बड़ा डिफ़िकल्ट आता है, मस्टर होता है। बट अगर आप जनरली जो रूटीन में आते हैं केसेस जिनमें क्वेश्चन आएगा कि आइदर लाइफ सेंटेंस और डेथ, वो मर्डर केसेस हैं। वहाँ भी किसी की जान गई है, कोई विक्टिम वहाँ भी है who lost his life, whose kith and kin are deprived of his life, of his presence। तो उसके लिए कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था, केस में तो आप सजा देंगे और अगर अनइम्पॉर्टेंट है उसमें नहीं देंगे। आई बिलीव तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, इम्बैलेंस है। डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, अगर संविधान में है तो देना चाहिए। उसके लिए बड़े लॉ बड़ा क्लियरली सेटल्ड है बाय हाई अथॉरिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि किन केसेस में आप डेथ सेंटेंस चूज कर सकते हैं। व्हाई नॉट? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जहाँ पर दिस मैन, फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने दिया था, अमेरिकन एम्बेसी का एक ड्राइवर था, इंडियन। अच्छा। उसने अपनी वाइफ को 24-25 स्टैब वुंड्स दिए। शी वाज प्रेग्नेंट विद 8 months चाइल्ड, 8 months फीटस। वो बच्चा भी पेट में मरा, वाइफ मरी, साथ में उसकी 6-7 साल की बच्ची को भी उसने 24-25 स्टैम्प दिए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। हिज डिफेंस वाज, मैं नशे की हालत में था। वन ऑफ हिज डिफेंसेस वाज कि मैंने थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और मुझे गुस्सा आया था क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के चरित्र पे शक था। आई गेव हिम डेथ सेंटेंस।
दिल्ली हाई कोर्ट कंफर्म दैट डेथ सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट किया लाइफ में। लाइफ में। एक सेकेंड एग्जाम्पल मैं और दूंगा जहां पर दिस मैन वाज नॉट डूइंग एनी वर्क, कुछ नशे की लत थी, किसी ने उसको तांत्रिक के पास भेजा कुछ कि लाइफ में कुछ सुधार हो जाएगा। तांत्रिक ने उसको एक सुझाव दिया, उसने अपने फादर की बलि दी। अपने घर में 70 साल के फादर को गला काट के उनका सिर मंदिर में जाके चढ़ाया। एविडेंस में उसकी मदर ने सपोर्ट किया। वो वहाँ नरबली के बाद वो उस सिर को रखते हुए, साइटिंग है उसके एक दूसरे विटनेस की जो वहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, अच्छा, वो गवाह थे। उसकी सिस्टर, उसका ब्रदर गवाह थे। जो उसकी शादीशुदा था, उसकी वाइफ उसके खिलाफ बोली है, ही इज ए मैन ऑफ वेवर्ड वेज, आई गेव हिम डेथ सेंटेंस। बट वो कम्यूट कर दिया हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड पर कि शायद इसमें कुछ मेंटल इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट हो सकता था, जो मेरी नज़र में व्यू नहीं है, बिकॉज उसने क्लेम नहीं करा एज डिफेंस। एंड आप खाली स्पेकुलेशन पे नहीं चल सकते, फैक्ट्स पे चलना आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए, Correct. जिस चीज़ का कोई सबूत नहीं था। और अगर ये शक है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसको फिर कन्विक्शन भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने कन्विक्शन अपहोल्ड किया है तो आपको वो सजा पे ये कारण आप नहीं दे सकते कम करने। बट अगर गलती है या तो पूरी सजा हो या yes, या नहीं हो, अगर yes. पागल ही है। बट कमिंग बैक टू द डेथ सेंटेंस, आई से ग्रेजुअली मैंने देखा है कि वो हार्ट नहीं रहा सुपीरियर कोर्ट्स में डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड करने का, विच टू मी इज नॉट करेक्ट इन द एंड इट्स नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं जिसके लिए डेथ सेंटेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप डिटरेंस एलिमेंट बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। सही बात। और उसका एक रिजल्ट और आ रहा है कि डेथ सेंटेंस आप कर नहीं सकते क्योंकि फैक्ट्स इतने विशियस हैं। तो उसका एक फॉल आउट मैं देख रहा हूँ कि देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट विद द एविडेंस ऑन मेरिट्स, व्हिच इज अगेन नॉट ए करेक्ट ट्रेंड। एब्सोल्युटली। अगेन दीज आर माय पर्सनल व्यूज। नेचुरली सर। सर, हमने बहुत देखा है फिल्मों में, जब भी जज डेथ सेंटेंस देते हैं तो वो पेन की निब तोड़ते हैं। क्या ये एक्चुअली आपने भी करा है या होता है ये? Yes, I have done that each of the 3 times that I have given. But वो निब वाले पेन तो खत्म हो गए। हाँ सर, वही मैं सोच रहा था कि तो आजकल वो जो हमारे बॉल पेन होते हैं वो टूटते कैसे हैं? बस उसको निकाल के तोड़ के फेंक दिया आप। That is the only way. हाँ, क्योंकि पहले जैसे जो हम पिक्चरों में देखते थे पुराने जमाने में, तो उसमें वो निब वाले पेन होते थे, फाउंटेन पेन जिसे कहते हैं, उसकी निब तोड़ देते थे। अब अगर तोड़ना हो तो वो आपको वो बॉल पॉइंट पेन जो है आपने इस्तेमाल किया है उसको ही तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उसका रिफिल निकाल के तोड़ दीजिए आप। अच्छा। और ये That's how I did. ये कोर्ट के पेन होते हैं सर या अपने पर्सनल होते हैं? मालूम पड़ा कि अपने महंगे पेन से आपने सेंटेंस लिखा तो उसी को तोड़ना पड़ रहा है। नहीं, वो कोर्ट के ही पेन से। That's a small wastage of public money, I'll say. नहीं, ये एक तरह से शायद it's a token, it's a wish कि मुझे दोबारा ना करना पड़े ऐसा। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक यही है कि मैंने आपको डेथ सेंटेंस दिया है, इस पेन से दिया है, मैं इस पेन को रखना नहीं चाहता कि मुझे दोबारा ऐसा ना करना पड़े। ओह अच्छा, तो उसीलिए ये हमारी पेन तोड़ने की जो प्रथा है वो चालू हुई। आपने बताया कि इतनी लंबी जर्नी रही है, तो शांति कैसे ढूंढते हैं आप? व्हाट डू यू डू टू गेट पीस? शांति तो आप आई थिंक मैं पहले भी यही कहा कि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, आपका वो पार्ट ऑफ सिस्टम है। पर एज अ हाई कोर्ट जज तो कई बार क्योंकि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा सबऑर्डिनेट सारे कोर्ट्स के लिए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो प्रेशर तो बनता ही होगा कि आपने एक डिसीजन लिया और वो सबके लिए एक तरह का लॉ है जो हमेशा फॉलो होगा। वो एक जिम्मेदारी का काम है, डिस्पैशनेटली आपको करना है। एंड वो मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो आप कुछ म्यूज़िक सुन लें, कुछ आप बीच बीच में कुछ पर्यटन के लिए निकल जाएं, कुछ कहीं बाहर पहाड़ों में निकल जाएं। शांति तो ढूंढनी पड़ती है। ढूंढनी पड़ती है।
मिल जाती है। सर जैसे दिल्ली में नेशनल कैपिटल है प्लस एक स्पेशल स्टेटस भी है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? जैसे आपने शायद एमपी में भी थोड़ा टाइम बिताया है, बाकी आपकी और स्टेट्स के जजेस से भी बात होती होगी, तो डिफरेंस क्या है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट बिकॉज ऑफ द नेशनल कैपिटल स्टेटस? एक एडवांटेज है, क्योंकि जिस लेवल के इंट्रिकेट इश्यूज आते हैं दिल्ली की अदालतों में, प्रॉब्ली बाहर स्टेट्स में बड़े टाउन्स में ज़रूर होते होंगे। बार का टैलेंट यहाँ पर बहुत हाई कैलिबर है, सो आपको अच्छी असिस्टेंस भी मिलती है। जजेस के लिए कहा जाता है बार इज़ द गुरु, क्योंकि यू should only be a gentleman. If you know the law, it's good. But if you don't know the law, at least be a gentleman. Be polite. Be ready to understand. Be receptive to what they are saying. आपकी personal growth in cities like Delhi, personal growth as a judge, as a person connected to law, यहाँ पर far ahead है as compared to other places. सर एक दिल्ली में आजकल स्ट्रे डॉग्स का काफ़ी चल रहा है, चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली बीइंग नेशनल कैपिटल इतने स्ट्रे डॉग्स रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफ़ी हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करी, किया भी है। आपका इसमें कुछ पर्सनल व्यू? जो एनिमल राइट्स के से कनेक्टेड केसेस भी डील कर रहे हैं, जहाँ ये वाइल्ड लाइफ के क्रिमिनल एंगल आता है, वहाँ पर आई एम ऑल फॉर एनिमल राइट्स, बट देन एनिमल राइट्स कैन नॉट बी सुपीरियर टू ह्यूमन राइट्स। अगर मैं अपनी लोकेलिटी में जा रहा हूँ और वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स मुझे से डर लग रहा है, तो आई फील इट्स नॉट प्रॉपर, इट्स they have to be dealt with properly. तो इनका relocation is the correct method. हमने देखा कि जब ये स्ट्रे डॉग का वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, बाद में उन्होंने शायद रोल बैक भी किया, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, और बड़ी ताज्जुब की बात है फ्रांस से प्रोटेस्ट आया, फ्रांस में। तो क्योंकि फ्रांस की खुद सड़कों पे स्ट्रे डॉग्स नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिया के इंटरनल मैटर में प्रोटेस्ट किया। We should not be too much bothered about what they say, because वो उनका politics है, let them play. But we have to find solutions here. Yeah, right. And I think Supreme Court ने जो intervention किया, that was correct. कहीं ना कहीं balancing की जरूरत है। सर आपने इतना लंबा अरसा जज के बाद बिताने के बाद अब आप लॉयर के उसमें आ गए हैं, चोंगे में, और लॉयर का कोट पहन रहे हैं। नाउ यू आर वर्किंग एज अ लॉयर, उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ अ बिग चेंज। अभी तक आप इस तरफ थे जहाँ पे आप वकीलों को सुन रहे थे, अब आप खुद एक तरह से वकील हैं, तो किन केसेस में आप डील कर रहे हैं? My main area of work presently is not practice in the court. Okay. I am working more in arbitration or in advice, legal advice, opinion, or settling of appeals. Achha. So it's more of a chamber work. But my prime area of interest today is, other than this kind of activity, is academics. I love going to judicial academies to share my experiences with the young judges who are now entering or maybe mid-term. So any advice to the young lawyers and young law students also? I'll especially those who are preparing for judiciary exam, और जिनको जुडिशरी में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सर्विस जज रहे हैं। I'll say two things. लगन, टोटल एप्लीकेशन, सिंसियरिटी, बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन, वो सब तो रूटीन की हैं। मेरा ये कहना है कि आप अपना पावर ऑफ एक्सप्रेशन पर जरूर ध्यान दें। लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज, एंड दैट इंक्लूड्स रिटन एक्सप्रेशन एज वेल एज वोकल। लॉ में जब तक आप ये स्किल एक्वायर नहीं करते हैं कि आप अपने जिस कॉज को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको आप प्रॉपरली पैकेज करके प्रेजेंट करें, आर्टिकुलेटिंग इन वर्ड्स, तब तक आपका वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज या एम्पैथी और सिंपैथी विद दैट कॉज इज ऑफ नो यूज।
यू हैव टू हैव दैट स्किल टू कम्युनिकेट जो आप सोच रहे हैं, जिस चीज को आप चाहते हैं कि आपके उस आइडिया को, आपके उस सजेशन को, आपके उस प्ली को एक्सेप्ट किया जाए। उसके लिए आर्टिकुलेशन बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक्सप्रेशन, लैंग्वेज पर कमांड, चाहे आप हिंदी में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे लोकल डायलेक्ट में बोलें, जहाँ जहाँ आप जिस स्टेट में भी हैं, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, आंध्रा में, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज भी आनी चाहिए प्लस नेशनल लैंग्वेज भी आनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज I'll put it this way, that is, I would like to discourage, maybe I am an old timer, I'll say too much focus on artificial intelligence is wrong. ओके, जिस तरफ हम ज्यादा चल पड़े हैं, इंटेलिजेंस चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि उसके साथ आपका दिल भी जुड़ा है, आपका विवेक भी जुड़ा है, आपकी कॉन्शियस भी जुड़ी है, आपका सारा लाइफ एक्सपीरियंस जुड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। वो आपको बहुत फ्लवरी लैंग्वेज में पिटिशन तैयार करवा देगा एआई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप फॉल्टर कर जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स अभी हुई हैं हाँ जी, जो जहाँ पे कुछ गलत केसेस ही, जो केस हुआ ही नहीं था, नॉन उसको एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट केसेस को भी कोट बेस कर दिए, एआई मान ने लिया क्रिएट कर लिए इमेजिन करके। प्लीज डोंट फॉल इनटू दैट। जो आप खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे, खुद की रिसर्च और खुद खुद की की मेहनत रिसर्च करेंगे। और AI थर्ड आई विल से, मे बी अगेन मैं ओल्ड टाइमर हूँ, तो माई आइडिया मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द यंगस्टर्स, बट किताबों से प्यार करें। जो आप किताब में पढ़ते हैं वो आपके यहाँ इम्प्रिंट होता है। जो आप ये टैब्स और उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो फ्लीटिंग है, वो आपकी मेमोरी बैंक में उतना नहीं बैठ रहा है जितना वो बैठता है। दैट्स माय व्यू। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। और जैसे आपने अभी फ्लावरी लैंग्वेज का डिस्कस किया, आपने बताया फ्लावरी लैंग्वेज के बारे में। एक कहीं पे कुछ ये भी चर्चा हुई थी कि हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कई बार अपने जजमेंट्स में काफ़ी फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्या ये सही है? Yes, at times you end up doing that. I may also have done it a few times, but उस केस से, उस मुद्दे से जुड़ा होना चाहिए. So you have to be very careful in what you are quoting there. थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब काफ़ी कुछ बताया। आपने ये भी बताया कि स्ट्रे डॉग्स जैसे आजकल इतना चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या ओपिनियन होना चाहिए। डेथ पेनल्टी होनी चाहिए संविधान में, क्योंकि दिया हुआ है, तो उसका हमको कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ हमारे सवाल ऐसे भी थे कि जहाँ पे करप्शन हो रहा है और उसमें आपने हेल्प करी, और जो करप्ट पुलिस वाले थे उनको पकड़ने में, उनको सजा देने में, वहाँ पे आपने काफ़ी हेल्प करी। तो ये बहुत अच्छी लर्निंग भी है, और हमारे सारे ऑडियंस के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों या स्टूडेंट्स हों। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। Thank you.